नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अमेरिका इस समय क्या कर रहा है। भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन EEZ जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, जो समुद्री भाग है, उसमें उसके वॉरशिप घुसाए। उसके वॉरशिप की घुसने की सूचना देश में दी गई और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी 7th फ्लीट, जो अमेरिका की सबसे बड़ी वॉरशिप फ्लीट है, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को पेंटागन ने सपोर्ट किया। हालांकि भारत के अखबारों में भारत सरकार का कंडमनाइजेशन नहीं छपा, लेकिन यूएस के अखबारों में इस बात की चर्चा हुई। उस चर्चा पर भारत सरकार ने जो अपना रिएक्शन दिया, इसके अतिरिक्त अमेरिकन नेवी आजकल कर क्या रही है? क्या वो साउथ चाइना सी में कुछ करना चाहती थी, या वो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाना चाहती है? उधर ब्लैक सी में भी, रशिया के ब्लैक सी में, वहां पर भी उन्होंने अपने वॉरशिप भेजे हैं। आखिर माजरा क्या है? अमेरिकन नेवी क्या वही करना चाहती है जो कभी गुलाम वंश ने किया? मैं गुलाम वंश अमेरिका को इसलिए कहता हूं क्योंकि अमेरिका की लैंड आज से लगभग 500 या 600 वर्ष पहले एक ओपन लैंड थी जिस पर कोई निवास नहीं करता था। हो सकता है कुछ आदिवासी वहां पर निवास करते हों, लेकिन अंग्रेजों ने और स्पेनिश ने जब अमेरिका पर कब्जा किया तो संसार भर से गुलाम से मतलब है कि संसार भर से जो गुलाम जहां पर वो शासन कर रहे थे, वहां से गुलामों को ले जाकर उन्होंने वहां पर बसाया और बसाने के बाद वहां खनन शुरू किया। और उस खनन के बाद जब अमेरिका, स्पेन और ब्रिटेन ने छोड़ा तो जो लोग वहां बचे वो वही लेबर क्लास थी या वही गुलाम थे जो एशिया या और जगहों से ले जाकर बसाए गए थे। आज गुलाम वंश, आपको याद होगा कि भारत में भी गुलाम वंश ने एक लंबे समय तक कब्जा करके रखा था। गुलाम वंश ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, जबकि वो जो उनसे पहले मोहम्मद गौरी या गजनी इनके गुलाम हुआ करते थे, उन गुलामों ने भारत पर कब्जा करके भारत पर शासन दिल्ली में शुरू किया था। हालांकि वो वंश गुलाम जरूर था, लेकिन भारत पर तो वो शासन कर ही रहा था। ऐसे ही आज अमेरिका, मैं अमेरिका को कहना चाहता हूं कि अमेरिका ऐसे गुलामों की धरती रही है, किंतु आज वो 500-600 वर्षों के बाद, चूंकि उनका उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमी था, उनका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना था, रिश्तों, नातों और संसार से उनका बहुत वास्ता नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में वो उभर कर सामने आए। उसका मुख्य कारण हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने जो बम विस्फोट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और बम्बों की जो इन्वेस्टिगेशन या इन्वेंशन करने वाले थे वो या तो यहूदी थे या भारतीय लोग थे, जिन्होंने अमेरिका को इस योग्य बनाया। आज अमेरिकन नेवी और कमला हैरिस का जो स्टेटमेंट आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कमला हैरिस कल एक स्टेटमेंट दे गई। कमला हैरिस की बात जब मैं करता हूं तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति की बात करता हूं, जिन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर भी कभी कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए थे। फार्मर्स को लेकर भी उन्होंने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए थे जो भारत सरकार को कभी स्वीकार नहीं हुए। किंतु कमला हैरिस ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसको इस सिनेरियो से मिलाकर देखते हैं। मैं कमला हैरिस की बात मैं करता हूं तो मतलब यही है कि गुलाम वंश के लोग वहां शासन कर रहे हैं और वो किस प्रकार से धारणा रखते हैं। देखिए, कमला हैरिस ने जिस समय स्टेटमेंट दिया, उनका कहना था कि पहले अमेरिका का जो एक्सपेंशन प्लान था वो था खाड़ी का तेल लेना, यानी कि खाड़ी के तेल की वजह से अमेरिका ने बहुत सारे युद्ध किए, खाड़ी में इंटरवेंशन किया, खाड़ी के देशों की लड़ाई में उसने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ बड़े देश जो जहां पर अमेरिका शासन कर रहा है या इनडायरेक्ट शासन कर रहा है, जैसे अंग्रेज कभी शासन करता था, वैसे ही इनडायरेक्ट शासन में अमेरिका इस समय वहां शासन कर रहा है और उनके तेल खदानों पर पूरा कब्जा उसने करके रखा है। उनका, कमला हैरिस का आगे कहना था कि अब नेक्स्ट वॉर या नेक्स्ट जो एक्सपेंशन है वो पानी के लिए है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अमेरिका की पॉलिसी ऐसा नहीं है कि वो 1-2 वर्ष में बनती है। उनकी यूनिवर्सिटियां रिसर्च करती हैं, रिसोर्सेज का रिसर्च करती हैं, उनके जो एजेंसियां हैं जैसे
फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप जैसी जो उनकी कंपनियां हैं वो यहाँ से जासूसी करती हैं, डेटा मैनेजमेंट करती हैं और भारत के और दूसरे देशों के मनोभावना क्या है, वो किस स्थिति में है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी पूरी जासूसी गूगल जैसे लोग एक एक रास्ता, एक एक चिन्ह, एक एक पथ चिन्ह का रास्ता उनको प्रोवाइड करते हैं और भारत में कितनी कारें और कारों में क्या और भारत में क्या क्या सिचुएशन है, उन सब की ऑनलाइन जासूसी करके हिंदुस्तान के लोगों को फ्री में सुविधाएं देकर ऑनलाइन जासूसी करके अमेरिकन सरकार को देते हैं। यूनिवर्सिटियों की रिसर्चें, इस प्रकार के ऐप्स की जो डेटा कलेक्शन है वो सब उनके पास जाता है, तो व्हाइट हाउस पॉलिसी बनाता है और व्हाइट हाउस 100-200 साल आगे तक का विचार करता है कि स्टेप बाय स्टेप उसको संसार पर कैसे करना है। क्या ये वही सोच नहीं है जो कभी ब्रिटेन ने रखी थी और ब्रिटेन ने पूरे संसार में ऐसा कहते थे कि ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त नहीं होता और उसने पूरे संसार में कब्जा करके रखा था। कब्जा केवल वहां के या किसी भी देश का शासक बैठ जाए ऐसा नहीं होता, कब्जा ऐसे भी होता है। भारत में 1757 में अंग्रेजों ने भारत के मुगल बादशाह को हराकर उसको पेंशन भोगी बनाया था। 1757 में अंग्रेजों ने उसको बनाया था और उसके बाद 1858 में घोषित किया कि अब यह सब खत्म किया जाता है और कंपनी बहादुर को अब सौंप दिया जाता है ब्रिटिश महारानी के पास। 100 वर्षों तक उन्होंने भारत में भारत के लोगों को गद्दी पर बिठाकर उनके नाम से फरमान जारी करवाकर अपनी सेनाओं को वहां पर बिठाकर और वहां के रिसोर्सेस को अपने कब्जे में कर 100 वर्षों तक भारत के मुगल बादशाह को ही वहां बिठाया। आप सोच सकते हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक कितने मुगल बादशाह बैठे होंगे और वो सारे के सारे पेंशन भोगी थे और भारत के लगभग सभी रजवाड़े पेंशन भोगी हो चुके थे। 1857 में एक बार प्रयास हुआ कि अंग्रेजों को यहां से निकाला जाए, जिसकी कमान झांसी की रानी और उस समय के मुगल बादशाह बहादुर जफर ने अपने हाथ में ली थी, लेकिन अंग्रेज फाइनली जब जीत गए तो उनको ये भय खत्म हो गया कि जनता क्या करेगी, उनको ये भय खत्म हो गया कि राजा हमारे खिलाफ युद्ध कर सकते हैं या राजा इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि वो उस परिस्थिति को पार कर चुके थे और तभी उन्होंने ब्रिटिश महारानी का राज्य भारत में होगा ऐसा घोषणा कर दी थी। तो आप सोचकर देखिए कि 100 वर्ष की पॉलिसी कैसे बनाते हैं। क्या अमेरिका आज वैसी ही कुछ पॉलिसी बनाने का प्रयास कर रहा है? इसीलिए उसने संसार के 200 से ऊपर बेस बना रखे हैं और अब वो हर एक मामले में हर एक कंट्री में इंटरवेंशन कर रहा है। अंग्रेजी पॉलिसी भी कुछ ऐसी ही थी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेज जब भारत में घुसा या संसार के किसी भी कंट्री में घुसा तो वो वहां के जो फैक्टर्स थे, जो ग्रुप्स थे, उनमें से एक राजा की मदद करना और दूसरे राजा के खिलाफ अपनी सेनाएं देना और फिर जिस राजा की मदद करना उसने शुरू किया उस राजा को अपने कब्जे में कर लेना और फिर राजा को पेंशनभोगी बना देना। ऐसे उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटियां की थी। आप अगर भारत का व्हाइट पेपर पढ़ेंगे और ट्रांसफर ऑफ पावर का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ये मिलने वाला है कि उसने किस प्रकार से सब्सिडरी ट्रीटियों का मतलब होता है कि उसने फ्री में और सब्सिडी देनी शुरू की, मदद करनी शुरू की राजाओं की, और बाद में उन राजाओं को उसने अपने कब्जे में कर लिया और धीरे धीरे करके जब राजाओं के लगभग शासन उसके पास आ गए तो फिर राजाओं ने प्रयास किया कि उसे मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं थी और 1857 हो गया और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा विवाद चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है, यूक्रेन 1920 में जब यूएसएसआर बना था तो यूएसएसआर का वो पार्ट था 1920 से लेकर 1991, लगभग 71 वर्षों तक। 1991 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1991 में अमेरिका ने शीत युद्ध करके यूएसएसआर को तोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने उस समय यूएसएसआर ही पहला टारगेट था। यूएसएसआर के रहते हुए अमेरिका अपनी पॉलिसीज को संसार पर लागू नहीं कर सकता था, इसलिए अमेरिका ने उस समय सबसे पहला काम यूएसएसआर को शीत युद्ध करके तोड़ा, यानी कि उनके जो अलायंस थे उन कंट्रियों में भड़काना शुरू किया और उन कंट्रियों में ऐसा विवाद पैदा किया कि वो कंट्री सब अपने आप को आजाद करने के लिए फड़फड़ाने लगे और बाद में 1991 में यूएसएसआर को तोड़ना ही पड़ा। यूक्रेन उस यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जिस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, उस समय ब्लैक सी में जाने का रास्ता बड़ा आसान था, चूंकि एक ही शासन था।
लेकिन 1991 के बाद बचा हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में एक विवाद शुरू हुआ, क्योंकि यूक्रेन की अगर टेरिटरी काउंट की जाए तो रशिया को ब्लैक सी एक्सेस करने में समस्याएं आने लगी। रशिया को जब ब्लैक सी एक्सेस करने में समस्याएं आने लगी, यूक्रेन ने उनको रास्ता नहीं दिया, अमेरिका के प्रभाव में था, इसलिए वहां से रास्ता लेने के लिए जब पुतिन सत्ता में आए तो पुतिन ने अपने ब्लैक सी वे को सेव करने के लिए वहां पर सेनाएं लगानी शुरू कर दी कुछ टेरिटरीज में। और जब सेनाएं लगानी शुरू की तो यूक्रेन और रशिया के बीच में 2014 के लगभग एक बड़ा विवाद शुरू हुआ। 2014 से जब बड़ा विवाद शुरू हुआ तो अभी कुछ दिन पहले रशिया ने अपनी सारी फौजें उस यूक्रेन को चारों ओर से घेरने के लिए लगा दी। यूक्रेन के साथ समस्या क्या है? यूक्रेन में दो धड़े हैं। एक तो रशिया ने लंबे समय तक 70 वर्ष 71 वर्षों तक, चूंकि यूएसएसआर का वो पार्ट रहा है इसलिए रशियन प्रभाव तो होना स्वाभाविक था, और दूसरा अमेरिका ने वहां पर डिस्टर्ब किया, यानी कि यूक्रेन को आजाद करने के लिए यूएसएसआर को तोड़ने का प्रयास किया। तो दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर यूरोपियन यूनियन के नजदीक पहुंचा और दूसरा फैक्टर रशिया के नजदीक था। जब रशिया, अब ये दो फैक्टर आपस में लड़ बैठे यूक्रेन के अंदर, ऐसा जब हो रहा था तो रशिया ने जो स्टेपिंग लेनी शुरू की, और अमेरिका का ऐसा दावा है कि जो एक 2017 में मलेशियन कॉमर्शियल एयर व्हीकल को यूक्रेनियों ने गिरा दिया था, और उन यूक्रेनियों ने जिन्होंने गिराया उनके पास जो हथियार मिले वो रशियन थे। यानी कि अमेरिका कहता है कि रशिया के प्रभाव से, ये रशिया के द्वारा जो तैयार किए गए लोग हैं, उन्होंने वो मलेशियन एयरशिप को, एयर व्हीकल को, एयरबस को गिरा दिया था। इसलिए अमेरिका ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। तो अमेरिका और यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू किए कि रशिया जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है, जबकि रशिया यूक्रेन का एक बड़ा समुदाय, लगभग 80% उस समय समुदाय रशिया के साथ खड़ा हुआ था और रशियन के प्रभाव में था। हमेशा से यूक्रेन ने प्रयास किया कि किसी तरह से वो पार्ट हो जाए नाटो सेनाओं का, लेकिन रशिया के होते हुए नाटो सेनाओं का पार्ट होना यूक्रेन के लिए लगभग असंभव था। किंतु अमेरिका जिस प्रकार से समुद्र में, सारे संसार में समुद्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उस हिसाब से यूक्रेन यूएसएसआर के नजदीक चला जा रहा है। अभी जब रशिया ने अपनी फौजें लगाई तो ऐसी फौजें लगाने पर अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स ब्लैक सी में भेजने शुरू कर दिए, और ऐसा कहा, यह बात बताई टर्की ने कहा, दो वॉरशिप जो हमारे समुद्र से निकल रहे थे, हमसे उन्होंने अनुमति ली कि उनके वॉरशिप रशिया की तरफ जा रहे हैं, उस ब्लैक सी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनको अनुमति दी जाए। टर्की ने उनको अनुमति भी दे दी और वो दो वॉरशिप अभी ब्लैक सी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। पेंटागन ने उसका समर्थन किया है और पेंटागन ने उसको कंफर्म किया है, और उनका कहना है कि रशिया जिस प्रकार यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, ये यूक्रेन के साथ वो दुश्मनी निभा रहा है, तो हम उसकी मदद करेंगे। मैं पहले ही कह रहा था कि अंग्रेज ने भारत में कैसे किया था, अगर दो कंट्रियों का कहीं भी कंफ्लिक्ट हुआ तो एक कंट्री के साथ अंग्रेज खड़ा हो गया और उस कंट्री को वो पावर सप्लाई करना शुरू कर दिया, और जब वो कंट्री को वो खा गया तो खाने के बाद फिर दूसरे कंट्री पर उसने अपनी, दूसरे कंट्रीज मतलब भारत में दूसरी रियासत पर अपनी नजर गड़ानी शुरू कर दी। ऐसी सब्सिडी ट्रीटियां या सब्सिडी देने का काम उस समय किया। कमला हैरिस का जो स्टेटमेंट कह रहा है कल का, भले ही वो धोखे से कह गई हो किसी कार्यक्रम में, लेकिन कमला हैरिस का जो स्टेटमेंट कह रहा है वो साफ दिखा रहा है कि खाड़ी में एक देश का समर्थन करके दूसरे देश पर हमला करवाना, और खाड़ी में तो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए उनका तो स्वभाव ही लड़ना है, और चूंकि 900 प्रकार के मुसलमान हैं इसलिए एक मुस्लिम बाकी 899 की शक्ल नहीं देखना चाहता, तो वहां तो लड़ाई लड़वाना बड़ा स्वाभाविक, बड़ा आसान भी है। इसलिए अमेरिका खाड़ी में घुसा, और खाड़ी में घुसने के बाद उसने बहुत सारे कंट्री, सऊदी अरेबिया सहित बहुत सारे कंट्री अपने पक्ष में कर लिए, और फाइनली उन्होंने इराक, जहां पर बड़ा भंडार था, इराक पर हमला करके इराक को कब्जे में किया, इधर अफगानिस्तान को कब्जे में किया, मिस्र, लीबिया, लेबनान, बहुत सारे कंट्रियों के जो तेल के संस्थान थे, उन संस्थानों पर अपने लोग, उसी देश का व्यक्ति जो उनका अपना व्यक्ति था, उसको बिठाया और अपनी कंपनियों को वहां पर लगाकर तेल का खनन शुरू किया, और आज अमेरिका संसार का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन चुका है। ये जग जाहिर है, आप रोज पढ़ते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा सप्लायर नंबर 2 पर अगर कोई है, नंबर 1 पर कोई है तो इसमें अमेरिका है, कभी सऊदी अरबिया हुआ करता था। ये सब बातें क्या शो करने की कोशिश कर रही हैं? दूसरा,
साउथ चाइना सी में विवाद उनका किसी कंट्री के साथ है, लेकिन अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए और अमेरिका चाइना को बहुत सारी बातें बता रहा है। हालांकि चाइना पहले से दुष्ट है, उसकी विस्तारवादी नीति, उसके लिए तो उनका काट ठीक लगता था, लेकिन उसने भारत के जो इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपने वॉरशिप 7 फ्लीट भेजा। उस वॉरशिप के यहां आने से एक नई समीकरण, चूंकि भारत किसी भी गुट का पार्ट नहीं है और भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं का और अपनी लिमिट का उल्लंघन नहीं किया, भारत में इसका भेजना, हालांकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि हमने इंटरनेशनल लॉज के तहत ये पीसफुल ड्राइव था वहां से, जबकि भारत सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ भी आपके वॉरशिप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाने की अनुमति नहीं देता। आपको भारत सरकार जिसका एक्सक्लूसिव जोन है उससे अनुमति लिए बगैर वहां से नहीं निकल सकते। हालांकि विवाद इस प्रकार के हमारा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे विवाद, कभी पुर्तगाल से ऐसा विवाद हुआ था, कभी हमारा दूसरे हॉलैंड से ऐसा विवाद हुआ था। आपको याद होगा इस तरह के विवाद शुरू हुए जब गोवा में वॉरशिप भेजना शुरू किया था। गोवा में कब्जा दूसरों का था, पुर्तगीज और दूसरे लोगों का कब्जा था। उनमें जब उन्होंने वॉरशिप भेजना शुरू, भारत ने अपने इकोनॉमिक जोन में उनको घुसने से मना कर दिया था और उस समय विवाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया था। खासतौर से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टेरिटोरियल विवाद था वहां तक गया था। इस तरह के विवाद देशों में होते हैं, नो डाउट, लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से कह रहा है, उसने सपोर्ट किया और उसने सपोर्ट करते हुए कहा कि नहीं, हमने पीसफुल वहां से इनोसेंट ड्राइव किया है और इनोसेंट ड्राइव इंटरनेशनल लॉ के तहत किया, हमने कोई सीमा उल्लंघन नहीं किया है। ये बात समझ में आती है कि हो सकता है कि उनके समझने में फेर हो, लेकिन भारत में ये विवाद क्यों है उसका कारण है क्योंकि भारत की पुरानी सरकारों ने अंडमान निकोबार से जो एक्सक्लूसिव जोन जाता है लगभग 200 नॉटिकल माइल्स का या उससे ज्यादा का, वो वहां से कैलकुलेट करने के बजाय मेनलैंड से कैलकुलेट करती रही, या मेनलैंड के हिसाब से चले। नरेंद्र मोदी सरकार जिस समय बैठी तो उसने कहा अंडमान निकोबार इज ऑल्सो अ मेनलैंड ऑफ इंडिया, और जो भारत की मेनलैंड है उससे 250 नॉटिकल मील या 400 नॉटिकल मील्स जो भी आंकड़ा बनता है, वहां तक मुझे उसे भी कवर करने का अधिकार है। अमेरिका का कहना है कि जो भारत की मेनलैंड है उस मेनलैंड से जो स्पेशल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं उस जोन में वो एरिया नहीं आता और वहां से अमेरिका को निकलने का अधिकार है और भारत से पूछने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग है। ये विवाद अगर इनोसेंसी का हो तो समझ में आता है। हालांकि भारत सरकार ने उसको कंटेस्ट किया है और कहा है कि हम आपसे बात करेंगे, आप दोबारा किसी प्रकार के शिप को इधर मत भेजिएगा। हालांकि मालदीव, रिपब्लिक ऑफ मालदीव के रास्ते से उन्होंने इनोसेंट पैसेज वहां से लिया है और उनका कहना है कि रिपब्लिक ऑफ मालदीव का भी वो क्षेत्र बनता है और वहां से जो भी उन्होंने विवाद इस तरह किया, लेकिन उनका जो फाइनल इंटेंशन है, जो कमला हैरिस का स्टेटमेंट देता है, वो क्या गुलाम वंश अब इस स्थिति पर जा रहा है कि वो संसार में 200 से ऊपर अपने बेस, आर्मी बेस बनाकर पूरे संसार पर एक साथ कब्जा कर ले और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दे, जो ब्रिटेन ने उस समय 17वीं शताब्दी में किया था। इस पर पूरे संसार को विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अमेरिका अब सही रास्ते पर नहीं है और जो बाइडेन जिस समय बैठा, बाइडेन का जो अपना रास्ता है वो बड़ी शांति से कब्जा करने वाला है। और क्या वो उस रास्ते पर चल चुका है? अभी पॉलिसी क्लियर हो, भारत सरकार उनसे बात कर रही है। भारत सरकार ने अपना विरोध भी दर्ज करवा दिया है। हालांकि भारतीय अखबारों में नहीं छपा, लेकिन अमेरिकन अखबार में खूब छपा है और इंटरनेशनल लॉज के तहत जो इंटरनेशनल कमेटियां हैं उनमें भी प्रोटेस्ट दर्ज करवा दिया है और यह कहा गया है कि इसका क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, क्या अमेरिका को इंटरनेशनल लॉज के तहत वॉरशिप यहां से निकालने का अधिकार है? हमारा जो, मैं आपको बता दूं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहती है इंटरनेशनल लॉज के तहत, वो हमारे प्योर कब्जे की रहती है। उसके आगे इकोनॉमिक जोन रहता है। इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है जहां मछलियां पकड़ने का और जो वहां के संसाधन है, वो जिसका इकोनॉमिक जोन रहता है वहां उस कंट्री को वो संसाधन को एक्सप्लोर करने का राइट रहता है। लेकिन वहां से जो पासेज है, वो पासेज का राइट दूसरे कंट्रियों को रहता है, लेकिन वॉरशिप के पासेज का राइट नहीं रहता। ये 7 फ्लीट का वॉरशिप था,
इसलिए इस पर अब नया विवाद शुरू होना स्वाभाविक है और अब की बार वो भारत सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको यहां से राइट था, इसलिए हम यहां से निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विवाद तो सॉल्व होगा ही, लेकिन याद रखना चाहिए कि भारत में अब मोदी सरकार बैठी हुई है, मनमोहन सिंह सरकार नहीं है या पुरानी सरकारें नहीं है। यह अमेरिका को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। इसलिए उसने जो धृष्टता करने की कोशिश की है और भारत सरकार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए की है, उस पर विचार करना ही पड़ेगा। भारत सरकार उस पर कर रही है और उसका कुछ ना कुछ पटाक्षेप होना ही है। उनके वॉरशिप वापस जा चुके हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो वर्ल्ड सिनेरियो में अमेरिका कर रहा है और कमला हैरिस का स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ रिसर्च सेंटर्स को उस पर रिसर्चें करनी चाहिए और अमेरिका के द्वारा चली गई चालें या रास्तों को विचार करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।